आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ दीदी। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में नहर में गिरी यात्रियों से भरी बस, 37 की मौत। पपला की सुरक्षा में सेंध, पुलिस के घेरे में घुसी बदमाशों की 3 गाड़ियां। फिर पड़ी महंगाई की मार, राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के सीधी में एक दर्दनाक हादसा हो गया। बस की रफ्तार ज्यादा होने से बस अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। बस में सवार करीब 37 लोगों की मौत हो गई। यात्रियों से भरी ये बस आज सुबह करीब 7:30 बजे नहर में गिर गई और पूरी तरह पानी में डूब गई। ये बस नहर के तट से दिखाई नहीं दे रही। आशंका है कि नहर के तेज बहाव में बह गई। बचाव दल इस बस को नहर के गड्ढे पानी में ढूंढने में लगे हैं। बताया जा रहा है कि बस में 54 यात्री सवार थे। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज ने सीधी कलेक्टर से बातचीत की है। बाणसागर डैम से पानी रोकने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने की बात कही है। बता दें, क्रेन सहित जरूरी उपकरण घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। जानकारी के अनुसार बस सीधी से सतना जा रही थी। पपला गुर्जर को मुंडावर से किशनगढ़ लाते समय 20 से ज्यादा बदमाश पपला की सुरक्षा घेरे में आ गए। इसके बाद पुलिस में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। पपला गुर्जर की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसे न्यायालय में पेश किया। वहां से न्यायालय ने पपला गुर्जर को 15 दिन के लिए पीसी रिमांड कम जेल भेजा। इसके बाद पपला को किशनगढ़ बास जेल में शिफ्ट किया गया, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते उसे अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि किन्नरों के 2 गुटों में क्षेत्र के बधाई मांगने के इलाके से बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते किन्नरों के एक गुट ने हरियाणा से बदमाशों को सुपारी देकर हमला करने के लिए बुलाया, लेकिन इस दौरान वे पपला गुर्जर की सुरक्षा घेरे में पहुंच गए और पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और पूछताछ जारी है। राजस्थान में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को पेट्रोल 31 पैसे और डीजल 38 पैसे प्रति लीटर हुआ। बीते कुछ समय से राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी के चलते मंगलवार को भी पेट्रोल और डीजल के दामों में उछाल दर्ज की गई। इसमें मंगलवार को डीजल 38 और पेट्रोल 31 पैसे महंगा हुआ। बीते 4 दिनों की बात की जाए तो प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 1 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। खबर झालावाड़ से, जहां डग में राम मंदिर संग्रह टोली का एक विधवा सुशीलाबाई ने शबरी की तरह पांव पखारकर स्वागत किया। अपनी 4 माह की पेंशन राशि राम मंदिर निर्माण में भेंट की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र समर्पण अभियान के दौरान जब टोली डग की जगदीश मंदिर क्षेत्र के पास पहुंची और सुशीलाबाई के घर गई तो उनके और उनके पुत्र बंशीनाथ योगी और संदीप योगी ने टोली का भव्य स्वागत किया। सुशीलाबाई इस तरह से भावविभोर हो गई जैसे राम स्वयं आए हों। उस भाव से टोली का स्वागत किया गया। सुशीलाबाई ने सभी के चरण पखार कर पूजन कर टोली को अपना समर्पण भेंट किया। ये समर्पण सुशीलाबाई ने अपने विधवा पेंशन 4 माह की पेंशन में से दिया है। टोली के सदस्य इतने भावविभोर हो गए और शबरी की ओर से राम के प्रसंग का साक्षात्कार करते हुए सभी के आंसू छलक आए। खबर सायला से, जहां उपखंड मुख्यालय पर जालोर महोत्सव के तहत जलसो सायला का 2 दिवसीय अभियान का आरंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर हुआ। कार्यक्रम में एकल कविताओं का भी आयोजन किया गया। वहीं खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सतोलिया में प्रथम स्थान पर मीडिया टीम रही तथा द्वितीय स्थान पर राहु मावी चोराव रही। विभिन्न खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जालोर महोत्सव के जलसो सायला के तहत आज दूसरे दिन मंगलवार को प्रातः 8 बजे रन फॉर जालोर का पंचायत समिति से कात्यायनी माता मंदिर तक आयोजन होगा। इसके बाद रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता, साफा बांधो और म्यूजिकल चेयर का आयोजन पंचायत समिति सभागार में किया गया। इसके बाद 12 बजे रक्तदान शिविर का आयोजन भंडारी धर्मशाला में हुआ। तो वहीं शाम 6 बजे से खेल मैदान में सांस्कृतिक संध्या तथा राष्ट्रीय हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वहीं रात 9 बजे खेल मैदान में पुरस्कार वितरण और समारोह आयोजित होगा। खबर सिरोही से, जहां जिला परिषद के सभागार में बाल वाहिनी की बैठक का आयोजन हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मिलन कुमार जोहिया की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बाल वाहिनी के तहत चलने वाले वाहनों का पीला रंग होना जरूरी है। समस्त बाल वाहिनी के संबंधित समस्त सूचना वाहनों पर अंकित होना आवश्यक है। साथ ही वाहन चालक और परिचालक की वर्दी पहने हुए होने चाहिए। वाहन चालक और परिचालक के परिचय पत्र, वैध लाइसेंस उनके पास होने चाहिए। उन्होंने हिदायत दी कि बालक बालिकाओं के साथ वाहन चालक और परिचालक का व्यवहार सभ्य और मर्यादित होना जरूरी है। जिला परिवहन अधिकारी नानजी राम गुलसर ने समस्त विद्यालयों के संस्थापकों से कहा कि बाल वाहिनी के समस्त
दस्तावेज समय पर नियमानुसार पूर्ण होने चाहिए और वाहनों पर नियमानुसार रिफ्लेक्टर टेप भी चस्पा होनी जरूरी है। जी सर, बताएं। आज सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का जो माह चल रहा है उसमें बाल वाहिनी योजना के तहत हमने एक आज मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी और इसमें अध्यक्ष अपने एसपी साहब हैं और सेक्रेटरी जिला पुलिस अधिकारी के तौर पर ये मीटिंग दी गई। इसमें स्कूल के प्रिंसिपल्स और एचएम उपस्थित हुए और इसमें मेन चीज़ हमने ये जानकारी दी गई कि 2017 का जो रूल बनाया है गवर्नमेंट ने, उसके तहत बाल वाहिनी योजना किस तरह से लागू की जाए, बाल वाहिनी की क्या शर्तें हैं, उनमें क्या उसमें सुविधा होनी चाहिए। तो इस बारे में स्कूल संचालकों से आगाह किया गया कि बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। तो अपने स्कूल में जो भी वाहन आए उनकी फिटनेस, इंश्योरेंस एवं अभी जो रिफ्लेक्टर का है, रिफ्लेक्टर महाअभियान चल रहा है, उसके तहत भी इनको आगाह किया गया कि सारी बसों के पीछे लाल, साइड में पीला और आगे सफ़ेद रिफ्लेक्टर टैप लगाएं, ताकि रात्रि के समय संचालित होने पर यदि लाइट नहीं जले तो भी उनको रिफ्लेक्टर लाइट हो सके, जिससे दुर्घटना से बचाव हो सके। इसमें साथ में ये भी कहा गया और हिदायत दी गई सभी संचालकों को, स्कूल संचालकों को, कि बच्चों को उतारने चढ़ाने में भी विशेष ध्यान रखें। अधिकतर हमने ये बात उठकर सामने आई कि कभी कभी क्या है, 8 से ऊपर बच्चियाँ उस स्कूल बस में सफ़र करती हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि ड्राइवर या कंडक्टर को किस तरह से बच्ची को मतलब चढ़ाते उतारते समय किसी तरह की कोई गलत हरकत नहीं करें, उस पर भी विशेष ध्यान देने की बात की गई। तो इस तरह से हमने ये मीटिंग का आयोजन रखा और इसमें एडिशनल साहब उपस्थित रहे, सारे हमारे संस्था प्रधान हाजिर रहे। यही मीटिंग का हमारा। सर, विद्यालय स्तर के बालक बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कोई प्रतियोगिता का आयोजन? हाँ, इसमें हमने एक आज हमारा ये महा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का महीना का एंडिंग हमारा 17 तारीख को है। तो सारे ये शिक्षा संस्थान के जो भी हैं प्रधानाचार्य, उनको हमने हिदायत दी है और हमने एक सुझाव दिया है कि आपके बच्चों अपने स्कूल में एक प्रतियोगिता कराएं। उस प्रतियोगिता 3 टाइप की हमने रखा है, जिसमें चित्र प्रतियोगिता है और एक निबंध प्रतियोगिता है और दूसरा है अपने प्रश्नोत्तरी का। तो हम इनको प्रश्नोत्तरी का क्वेश्चन हम पेपर दे देंगे और ये ड्राइंग अपने हिसाब से सड़क सुरक्षा संबंधी ड्राइंग, तो हर स्कूल से फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे। वो बच्चे 17 तारीख को 4 बजे का हमने ये प्रोग्राम रखा है। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड स्कूल से आएंगे, उनको पारितोषिक वितरण भी किया जाएगा। खबर सिरोही से, जहां जावाल क्षेत्र के गांव में श्री राम जन्मभूमि निर्माण क्षेत्र के लिए चलाई जा रही निधि संग्रह अभियान पूर्ण हुआ। अभियान का अंतिम दिन होने से कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। सोमवार को निधि संग्रह अभियान के अंतिम दिन होने से निधि संग्रह से वंचित श्रद्धालु भी कार्यकर्ताओं को बुलाकर निधि संग्रह करते नजर आए। तो वहीं कालिंद्र के राजपुरोहित समाज ब्रह्मधाम में दंडी स्वामी श्री देवानंद जी सरस्वती महाराज के सानिध्य में नव परगना राजपुरोहित समाज की ओर से 1,51,000 रुपए का समर्पण किया गया। इस दौरान दर्जनों समाज बंधुओं की उपस्थिति में मिश्री और कैलाश जोशी को चेक समर्पित किया गया। क्षेत्र के हर गांव में श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर समर्पण निधि में हिस्सा लिया। जावाल के शेठ जिंदास धर्मदास जैन संघ पीढ़ी की ओर से भी 51,000 रुपए का चेक समाज बंधुओं की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं को समर्पित किया गया। आज निधि संग्रह अभियान का अंतिम दिन होने से कार्यकर्ताओं में काफी जोश नजर आया। कोई घर बाकी न रह जाए, उस मकसद से कार्यकर्ता हर घर जाने की कोशिश देर रात तक करते रहे। खबर जोधपुर से, जहां नगर निगम द्वारा चलाई जा रही NLUM योजना के तहत भदवासिया बिशलाबाद क्षेत्र में 11 जनवरी से निःशुल्क सिलाई सेंटर चलाया जा रहा है। इस सेंटर पर लड़के और महिलाएं सिलाई सीखकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। नगर निगम जोधपुर के DPO अचलाराम फुलवारिया ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 45 दिन की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के पश्चात उनके एग्जाम होंगे। एग्जाम के पश्चात परिणाम घोषित होगा। जिस दिन प्रमाण घोषित किया जाएगा उसी दिन सिलाई सीख चुकी महिलाओं को मार्कशीट, प्रमाण पत्र और सिलाई किट निःशुल्क दिया जाएगा। साथ ही सेंटर पर महिलाओं और लड़कियों को सिलाई की ट्रेनिंग रेखा नागौरी द्वारा दी जा रही है। नवल है, यहाँ पे सिलाई सेंटर 45 दिन का चल रहा है, जिसमें महिलाएं और लड़कियों को आत्मनिर्भर अपने आप पर बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। जहाँ यहाँ पे ना महिलाएं बहुत कपड़े सिल के
वो बेच रहे भी है, और घर पे भी जिनको मशीन चलाने नहीं आती है वो भी आज मशीन चला रही है और कपड़े बना के बेच रही है। और यहाँ पे मैडम ने मशीनों को अलग सही करने को भी बताया है, अलग अलग पार्ट को भी बताया है, अलग अलग पुर्जे को खोलना भी बताया और उनको वापस भेजना भी बताया है, कैसे सही किया जाता है, कैसे उनको सही करके वापस रखना है और कैसे उसकी केयर करनी है, मशीन को ढक के रखना है, प्रदूषण से बचाना है, वो सब बताया है मैम ने। एक तरफ तो बेटी को घर से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं माँ बाप, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप? उनके लिए यही कि यही महिलाएं ओनली घर के लिए ही नहीं है और वो बहुत कुछ कर सकती है। उनको बाहर निकालोगे तो वो आप लड़कों से कुछ कम नहीं है। मेरा नाम दीपिका कंवर है। मैं यहाँ पिछले 30 दिन से सिलाई सीखने के लिए आ रही हूँ। यहाँ मैम ने हमें फैब्रिक के बारे में, सिलाई के बारे में, उसके प्रकार और सिलाई मशीन के बारे में और तरह तरह के कपड़ों को बनाने के लिए, जैसे वेस्टर्न, इंडियन और कपड़ों के प्रकार में जैसे झबला, पेंटी, जांघिया, फ्रॉक्स, अनारकली, कुर्ता, ब्लाउज़, तरह तरह की डिज़ाइंस। इसके अलावा मैम ने हमें पैंट्स वगैरह बनाना सिखाया। भारत सरकार व राज्य सरकार आत्मनिर्भर को लेकर महिला के लिए बहुत से कार्यक्रम चला रही है। क्या आत्मनिर्भर बन पाएगी इस महिला से? हाँ, जो ये भारत सरकार के द्वारा महिलाओं की जो सिलाई की स्कीम चलाई जा रही है, जहाँ तक मुझे लगता है कि महिलाएं बहुत ही लगन से यहाँ काम कर रही है, सीख रही है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में वो खुद को आत्मनिर्भर बनाएगी। सर, ये निःशुल्क सेवा दी जा रही है महिलाओं को। NUML व बुनकर सहकारी समिति की ओर से 45 दिवसीय निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। यह जिला सेंटर हेड रजत फोगाट और दिव्या मैम आदि नगर निगम कर्मचारियों के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें महिलाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है, आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी जाती है। क्या आप यहाँ पर क्या सिखा रही हो महिला को? मैं यहाँ पे लड़कियों को सिलाई सिखा रही हूँ। ये 11 जनवरी को शुरू हुआ है। ये 45 दिन का कोर्स है। लड़कियाँ यहाँ पे सिलाई सीखने के लिए आई है। उनको बहुत सारे बेनिफिट है यहाँ पे। सिलाई के बाद यहाँ सर्टिफिकेट मिलेगा उनको। कुछ कितना टाइम हो गया यहाँ पर? यहाँ पे हो गए महीना भर हो गया, 1 महीना हो गया। एक भारत सरकार का नारा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें महिला को कितना सीखने को कुछ मिला है? बहुत कुछ है सर सीखने को। ये आत्मनिर्भर बन सकती हैं। आज महिलाएं कुछ कमा के ले सकती हैं। कितनी महिला सिलाई सीख चुकी हैं और कितनी ड्रेसें यहाँ पर तैयार हो गई लगभग? हर एक लेडी अगर ड्रेस बना रही है, जो सिखाते हैं वो दूसरे दिन बना के लेके आते हैं। यहाँ 60 लड़कियाँ सीखने के लिए आती हैं। खबर बाड़मेर से, जहां विद्युत विभाग के निजी कर्मचारियों को 6 महीने का मानदेय अभी तक नहीं मिला है। ऐसे में कर्मचारियों ने न्यूनतम मानदेय 3900 से बढ़ाकर 9000 करने की मांग के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सभी निजी कर्मचारियों ने सोमवार को बाड़मेर जिला कलेक्टर और अधीक्षक अभियंता जोधपुर विद्युत विभाग निगम लिमिटेड बाड़मेर को ज्ञापन सौंपकर बकाया मानदेय और PF दिलाने की मांग की। ज्ञापन में कर्मचारियों ने बताया कि हम समस्त ठेका कर्मचारी सिरसा बंसावत फर्म में काम करते हैं और समस्त विभाग बाड़मेर में एक्सीएन ऑफिस के अधीन काम करते हैं। ठेकेदार फर्म द्वारा हमारे पिछले 6 महीने का मानदेय और पिछले 3 वर्ष का PF बकाया है, जो अभी तक नहीं दिया गया। वे बार बार एक्सीएन ऑफिस और ठेकेदार के पास चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई भी संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिल पा रहा। बिना मानदेय उनके परिवार का गुजारा चलना भी मुश्किल है। वहीं कंपनी ने पिछले 3 वर्ष का उन्हें कोई प्रूफ नहीं दिया है और कोई अनुभव प्रमाण पत्र भी नहीं दिया गया। कर्मचारियों ने बताया कि निजी कर्मचारियों का मानदेय 3900 रुपए है, लेकिन ठेके पर लगे तब उन्हें 7500 रुपए देने का बोला गया। केवीके GSS के जो ठेके पर गए वे सभी ऑफिसों पर 3 कर्मचारी होना आवश्यक है, लेकिन विद्युत विभाग और ठेकेदार की मनमानी से 1 तो कहीं 2 कर्मचारी ही लगे हुए हैं। कर्मचारियों ने प्रशासन से विद्युत संबंधित सुरक्षा उपकरण दिलाने की मांग की है। साथ ही मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कर्मचारी विद्युत विभाग के ठेका कर्मी के अधीन है। हमारी एक्शन साहब से एक ही मांग है कि किसी पावर हाउस पर 1 कर्मचारी है, किसी पर 2 है और किसी पर 3 है। तो कंपनी का सिस्टम है प्रत्येक पावर हाउस पर 3 कर्मचारी होने चाहिए। तो हमारे को किसी 2 कर्मचारी लगे हुए पावर हाउस पर, तो उसको 5500 रुपए प्रत्येक महीने मानदेय दिया जा रहा है। किसी पर 3 कर्मचारी है, किसी पर 1 ही है। तो हमारी एक ही मांग है, हमारा मानदेय न्यूनतम 3900 रुपए, उसको बढ़ाकर कम से कम 9000 रुपए किया जाए। और हमारी एक मुख्य मांग और है कि हमारे पास में कोई सेफ्टी उपकरण नहीं है विद्युत विभाग के अंदर, और ना ही हमारे को 3 साल पहले एक सिरसा कंपनी थी, उनकी तरफ से ना तो कोई सर्टिफिकेट मिला है। अब हमारी एक नई कंपनी और है, उस कंपनी के आधार पर हम अधीन काम कर रहे हैं।
तो हमारी एक ही मांग है एक्शन साहब से, हमारा न्यूनतम मानदेय बढ़ाए और हमारे को सेफ्टी उपकरण दिलाया जाए। आपके 3 वर्ष से क्या मानदेय वगैरह बकाया है, वो क्या है? बिल्कुल, हमारा मानदेय पिछले 6 महीनों से बकाया चल रहा है और बाहर पीएफ है वो 3 साल से बकाया। हम बार बार ठेका कर्मी से मांग करें, ना तो हमारी ठेका कर्मी सुन रहे हैं, ना कोई एक्शन सुन रहे हैं, ना कोई एजेंट सुन रहे हैं, ना कोई जैन सुन रहे। हम भगवान भरोसे चल रहे हैं, ना हमारे पास में कोई उपकरण है सेफ्टी। कौन है ठेका कर्मी, कौन है, क्या नाम है उसका? सर इसके बारे में हमारे को तो कोई जानकारी है नहीं, ना हमारा वो कोई कॉल अटेंड करते हैं। उसके पास गए आप कभी ठेकेदार के पास? नहीं बिल्कुल सर, हमको पता ही नहीं है। हम तो केवल जैन साहब और एन साहब के पास ही गए, उन्होंने हमसे यही कहा, हमारे उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आगे ये जो मांगे नहीं माने तो आगे आप क्या करोगे? आगे उग्र आंदोलन करने की हम चेतावनी देते हैं और जब तक हमारा मानदेय नहीं पूरा होगा तब तक हम हमारे पावर हाउस के अंदर किसी अन्य कर्मचारी को नहीं रहने देंगे और हमारे को कर्मचारी वो पावर हाउस है वो छोड़ने को मजबूर होना पड़ेगा। इससे पहले और आपने किसी को ज्ञापन वगैरह दिया है? बिल्कुल, एक बार एक्शन साहब को दिया था और जैन साहब से हमने कई बार मांग की थी, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उस समय क्या बोला था उन्होंने? यही बोला था कि आपका जो पेमेंट है वो बकाया मिल जाएगा और पेमेंट मिलने के बाद में आपका जो पीएफ है वो भी मिल जाएगा। खबर श्रीगंगानगर से, जहां घरसाना गांव 3 STR में प्रवेश करने वाला वो मुख्य मार्ग इन दिनों खस्ताहाल हालात में है। मुख्य मार्ग पर जगह जगह गंदगी और पानी भरा है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। इस मुख्य मार्ग से प्रतिदिन हजारों की संख्या में राहगीरों और वाहन चालकों का आना जाना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मुख्य मार्ग ग्राम पंचायत 24 SST और 3 STR के बीच का मार्ग है, जो गाँव 3 STR और ओम कॉलोनी को जोड़ता है। इस भयंकर समस्या को लेकर न तो जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं और न ही प्रशासन के आला अधिकारी। वहीं मुख्य सड़क मार्ग पर उपस्थित तमाम स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा, समय रहते इस समस्या से निजात नहीं मिली तो सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष एकजुट होकर उपखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। खबर झालावाड़ से, जहां डग में गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बालिका माध्यमिक विद्यालय डग में ये कार्यक्रम हुआ, साथ ही बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र दिए गए। राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय डग में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि PCC सदस्य भैरू सिंह परिहार, आलोट मध्य प्रदेश के विधायक मनोज चावला और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भगवान सिंह और पूर्व सरपंच कालू सिंह मंडलोई, सरपंच प्रतिनिधि शंभू सिंह, उप सरपंच सुरेश कुमावत, अमृतलाल नागर विद्यालय की प्रतिभावान छात्राओं को गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। विद्यालय के कार्यवाहक प्रिंसिपल सुरेश कुमार ने बताया कि कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत कर बालिकाओं को सम्मानित किया गया। PCC सदस्य भैरू सिंह परिहार ने अपने उद्बोधन में कहा कि छात्राओं को शिक्षा के प्रति खासा उत्साह कुछ सालों से देखा जा रहा है और हमारे देश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। खबर मुरलीपुरा थाना जयपुर से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इलाके में नशीला पदार्थ सुंघाकर चालक खलासी को बेहोश करने वाले मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। जयपुर DCP वेस्ट प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि परिवादी संजय कुमार प्रेमी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह 3 फरवरी को ट्रक को खाली कर कुकरखेड़ा स्थित ट्रांसपोर्ट कंपनी पर आया था। माल लोडिंग में 4-5 दिन का समय लगने के कारण ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास ही ट्रक खड़ा किया। 9 फरवरी की रात करीब 9 बजे ट्रक संचालक संजय और खलासी अंतर सिंह ने स्वयं के लिए खाना बनाया। खाना खाने के बाद दोनों ट्रक में जाकर सो गए। ट्रक में चढ़े बदमाशों ने सोते समय चालक संजय और खलासी को नशीला पदार्थ सुंघाया, जिससे वह बेहोश हो गए। होश आने पर ट्रक में 2 आदमी सवार थे और ट्रक चल रहा था। पूरी तरह होश नहीं आने के कारण चालक और खलासी हिल भी नहीं पाए। चालक ने ट्रक चला रहे व्यक्ति से पूछा कि कहां ले जा रहे हो, तो जवाब में आया कि लोडिंग के लिए ट्रक लेकर जा रहे हैं। इसके बाद उनकी जेब में रखे 3000 रुपए, दोनों मोबाइल और ट्रक के कागजात की फाइल निकाल ली गई और दौलतपुरा टोल के आगे झाड़ियों में फेंक कर ट्रक लूट कर ले गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित देवेंद्र जाट और उसके बेटे प्रशांत को गिरफ्तार किया है। CCTV कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपित पिता पुत्र को पकड़ने में पुलिस को सफलता हाथ लगी, जिनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त कार और लूटा गया ट्रक उत्तर प्रदेश से बरामद किया गया। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार। इस देश में झूठ का साम्राज्य है। मैं तुम्हारा चैनल ना देखूंगा, इनकी चैनलें बंद हो जाएंगी, झूठ का धंधा बंद हो जाएगा और ये सब करना आपके हाथ में है। की जो भूमिका है, आपके चैनल की जो भूमिका रही है, तो ठीक को ठीक दिखाया है, जैसा हमने बोला वैसा प्रस्तुत किया है। इसलिए आपका काबिल तारीफ हो, धन्यवाद के पात्र हो। हमारा मीडिया, सोशल मीडिया, हमारा मीडिया ये चैनल है, आप इन चैनलों को अपनाइए। सही के साथ है आपका मीडिया और हम इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग सच्चाई के साथ हमारा साथ दे रहे हैं। हम आपको बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं इस बात के लिए कि आपने सच के साथ अपने व्यूअर्स को बढ़ाया है।
लेकिन आपने सब कर दिखाया है। मुबारकबाद आपको, बधाई। डीपीके मीडिया, किसानों का मीडिया डीपीके, किसानों का मीडिया डीपीके।